हे देयर, चंद्र हियर एंड आई नो काफ़ी समय से चैनल पे मैंने वीडियो नहीं डाला है एंड इसका बहुत ही बड़ा रीज़न था, दैट इज़ मैं क्वांटम फील्ड थ्योरी का मैथमेटिकल स्टडी कर रहा था एंड बिकॉज ऑफ दैट मेरे पास उतना समय ही नहीं मिल पा रहा था कि मैं चैनल पे वीडियोस बनाने के लिए टाइम को डिवोट कर सकूं। बट फाइनली मैंने इस बुक के वॉल्यूम 1 को जैसे ही कंप्लीट किया, मैं सोचा कि चलो एक बार देखा जाए क्या किया जा सकता है चैनल के लिए, एंड मुझे ये वीडियो देखने को मिला। इस वीडियो को देखने के बाद तो मेरे फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत ही हाई है। इस वजह से लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दिस वीडियो। इस वीडियो का नैरेटर वीडियो की शुरुआत में बोलता है कि हमारा मॉडर्न फिजिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन को कैसे होता है, इस चीज़ का जवाब नहीं दे सकता। साइंस पूरी तरह नहीं जानती कि यह बल कैसे काम करता है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। एक बहुत ही ट्रिवियल बुक है जो कि बेसिक नॉट बेसिक, थोड़ा सा मैथमेटिक्स का तो यूज हर जगह होगा ही। तो ये बुक थोड़े से मैथमेटिक्स का यूज करते हुए एंड वर्ड सैलेड का यूज करते हुए इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि कैसे दो पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट एंड रिपेल करते हैं यूजिंग क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जो कि एक वेल एस्टैब्लिश्ड थ्योरी है। ऑफ कोर्स इस थ्योरी के कुछ लिमिटेशंस हैं एंड ये यूनिवर्स के फंडामेंटल रियलिटी को पूरी तरह से डिस्क्राइब नहीं करता एंड उसके बहुत सारे रीजन है जो कि सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल एनालिसिस के जरिए ही आपको सामने देखने को मिलेगा। ये वहाँ से हमें सबसे पहले बताते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन को मॉडर्न फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर सकता एंड फिर ये वैदिक रश्मिक थ्योरी की साइड लेते हुए कहता है कि ये थ्योरी हमें इस चीज़ के बारे में बता सकती है। स्ट्रेंज चीज़ तो ये है कि हमारा क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एक मैथमेटिकल थ्योरी है जिसके पास अपना पूरा का पूरा वेल एस्टैब्लिश्ड मैथमेटिक्स है एंड वहीं पे वैदिक रश्मिक थ्योरी जिसका कोई भी मैथमेटिकल बेस नहीं है एंड ये बस एक वर्ड सैलेड है, यानी कि शब्दों का बना हुआ एक ऐसा झोल जो आपको शायद कंफ्यूज भी कर सकते हैं या फिर आपको एक इनर सेटिस्फैक्शन दे सकते हैं कि हाँ आप इस चीज़ को समझ गए हो। यहाँ पे इसी चीज़ में वो डार्क एनर्जी जैसी चीज़ों का यूज़ करता है जो कि क्वाइट ट्रिवियली ये आपको सामने बता रही है कि इस बंदे को इस चीज़ के बारे में कुछ पता ही नहीं है। डार्क एनर्जी एक्चुअली में क्या है, इस चीज़ को समझने के लिए हमें जनरल रिलेटिविटी की मदद लेनी पड़ती है, जो कि स्पेस टाइम के एक्सपेंशन या दूसरे साधारण शब्द में कहूँ तो स्पेस टाइम किस तरह से स्ट्रेच अप हो रहा है इस चीज़ को बताता है। डार्क एनर्जी हमारे स्पेस टाइम के एक्सपेंशन रेट के एक्सेलरेशन को कंट्रोल करता है, ना कि फंडामेंटल लेवल पे पार्टिकल्स के अट्रैक्शन एंड रिपल्सन को। यहाँ पर एग्जैक्टली इस बंदे ने क्या कहा था कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन वेदास के जरिए होता है, इस चीज़ को आप पहले खुद अपने कानों से सुन लो। उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से एरर्स हैं एंड फिर मैं क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स किस तरह से अट्रैक्शन एंड रिपल्सन दोनों को एक्सप्लेन करता है, इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूंगा। वेदों के अनुसार जब दो अपोजिट चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे के पास में आते हैं तब आकर्षण बल उत्पन्न होता है। एक पॉजिटिव चार्ज में अनेकों रश्मियां होती है जिनमें से एक मुख्य रश्मि धनंजय रश्मि होती है और एक नेगेटिव चार्ज में मुख्य रश्मि मरुत रश्मि होती है। जब दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे के सामने आते हैं तब पॉजिटिव चार्ज से धनंजय रश्मि नेगेटिव चार्ज की तरफ बढ़ती है और नेगेटिव चार्ज की मरुत रश्मि को प्रेरित करती है, जिससे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में से दोनों रश्मियां निकलकर एक दूसरे से मिलने के लिए आगे बढ़ती है। ओके, ये सब सुनने में तो काफ़ी नेचुरल लग रहा है एंड एग्रीबल भी लग रहा है कि हाँ ये ऑब्वियस भी है, ऐसा ऐसा हो सकता है एंड ये पूरी तरह से फिजिक्स के साथ एग्री करता है। बट यहाँ पे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन करूँगा कि आप पहले कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम को यहाँ पर अप्लाई करो एंड इसके बाद आगे आप जो बताने वाले हो कि यहाँ पे डार्क एनर्जी सामने आएगा, उस चीज़ के ऊपर भी बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स को डालते हुए इस चीज़ को एक्सप्लेन करो कि कैसे यहाँ पर रिपल्सन नहीं होगा बल्कि सिर्फ अट्रैक्शन ही होगा। हम क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का यूज करके इन चीज़ों को काफ़ी आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास फुल मैथमेटिकल सपोर्ट भी है एंड फाइनमेंट डायग्राम जो कि इस चीज़ को कैलकुलेट करने का एक ईजी तरीका हमें देता है वो भी है। धनंजय रश्मि हाई पोटेंशियल की स्टेट में होती है और मरुत रश्मि लेस पोटेंशियल स्टेट में होती है। इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। ओके, इतना सुनने के बाद तो मैं सबसे पहले आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि ये आपकी रश्मिज के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस आया है ये किस वजह से आया है। अगर इन पे इलेक्ट्रिकल चार्जेस नहीं है तो ये किस तरह के चार्जेज हैं एंड ये कौन से सिमेट्रिक ग्रुप के ट्रांसफॉर्मेशन को फॉलो करते हैं। एंड सिंस ये दोनों रश्मिज एक दूसरे की पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आ रहे हैं तो हमारे चार्ज पार्टिकल जिनके ऊपर ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं वो एक दूसरे के करीब क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स से ये एविडेंट है कि इलेक्ट्रिकल चार्जेज की वजह से इन दोनों पे पोटेंशियल डिफरेंस है एंड अगर पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये रश्मिज एक दूसरे के करीब आ सकते हैं तो बिना रश्मिज के ही हम ये कह सकते हैं कि ये पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक दूसरे के करीब आते हैं। इनके लॉजिक को सुनते हुए तो ऐसा लगता है कि मतलब कुछ भी जब धनंजय प्राण रश्मि और मरुत प्राण रश्मियां
चार्ज से निकलकर एक दूसरे से मिलती है, तभी उन दोनों के बीच असुर ऊर्जा यानी डार्क एनर्जी उत्पन्न होकर उन्हें आपस में मिलने से रोकती है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। असल में डार्क एनर्जी का यूनिवर्स में सूक्ष्म स्तर पर इसी प्रकार का रोल होता है। ऐसे में धनंजय, मरुत और असुर ऊर्जा का आपस में संघर्ष शुरू हो जाता है। धनंजय और मरुत प्राण रश्मियां एक दूसरे से मिलने के लिए संघर्ष करती है और डार्क एनर्जी इन्हें मिलने से रोकती है, जिसकी वजह से धनंजय और मरुत रश्मि में खिंचाव उत्पन्न हो जाता है। जैसे किसी वस्तु को आप खींचेंगे तब उसमें खिंचाव उत्पन्न होने से हीट पैदा हो जाती है। इसी तरह इन दोनों धनंजय और मरुत रश्मियों में खिंचाव उत्पन्न होने से इन रश्मियों में से नई वज्र रश्मियां उत्पन्न हो जाती है और ये रश्मियां उत्पन्न होकर डार्क एनर्जी पर अटैक कर देती है, जिससे डार्क एनर्जी नष्ट हो जाती है। और डार्क एनर्जी के नष्ट होते ही धनंजय और मरुत रश्मियां आपस में मिलकर अग्निकण का निर्माण कर लेते हैं। अब यह अग्निकण अपने पास के स्पेस को खींचता है और इस अग्निकण के अंदर की धनंजय रश्मि नेगेटिव चार्ज की मरुत रश्मियों को खींचती है और अग्निकण के अंदर की मरुत रश्मि पॉजिटिव चार्ज की धनंजय रश्मियों को खींचती है। इस तरह अग्निकण के धनंजय द्वारा नेगेटिव चार्ज के मरुत को खींचने से और अग्निकण के मरुत द्वारा पॉजिटिव चार्ज के धनंजय प्राण को खींचने से और अग्निकण द्वारा स्पेस को खींचने से दोनों अपोजिट चार्ज एक दूसरे के पास में आ जाते हैं और दो चार्जेस चक्राकार गति करते हुए एक दूसरे से मिल जाते हैं। मॉडर्न साइंस के अनुसार दो चार्ज एक दूसरे से सीधी लाइन में मिल जाते हैं, जबकि वैदिक फिजिक्स में दो चार्ज चक्राकार गति करते हुए एक दूसरे से मिलते हैं। तो इस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। एंड ऑब्वियसली जैसा इस नरेटर ने यहाँ पर कहा है, अगर सच में यहाँ पर डार्क एनर्जी का क्रिएशन होता, जो कि अभी तक साइंस में किसी को पता ही नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा मैथमेटिकल मॉडल है ही नहीं जो डार्क एनर्जी का क्रिएशन कैसे होता है इस चीज को एक्सप्लेन करे, तो ये बहुत ही बड़ा क्लेम है जो कि इस नरेटर ने सामने रखा है। एंड एज कार्ल सेगन सेड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम्स रिक्वायर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस। एंड बिना एविडेंस के इस थ्योरी के किसी भी बात को सुनने के लिए हमारे पास कोई पाबंदी है ही नहीं। बट लीव दैट फॉर अ मोमेंट एंड इस चीज पर ध्यान देते हैं कि अगर सच में यहाँ पर डार्क एनर्जी का क्रिएशन हो जाता तो जनरल रिलेटिविटी डिक्टेट करती है कि यहाँ पर स्पेस स्ट्रेच का था एंड इस वजह से इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस बहुत ही हाई स्पीड से इंक्रीज करती, यानी कि हमें लार्ज स्केल पे अपैरेंट रिपल्सन देखने को मिलना चाहिए था, जो कि मैथमेटिकली रिक्वायर्ड है, बट समहाउ हमें वो चीज़ देखने को नहीं मिलती। तो यहाँ पर ना सिर्फ मैथमेटिकल इनकन्सिस्टेंसीज है बल्कि साथ में कई लॉजिकल फैलेसीज भी हैं। ये सबसे पहले ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि यहाँ पर डार्क एनर्जी का क्रिएशन होगा, जिसके बारे में अभी तक कोई साइंटिफिक पेपर है ही नहीं। ऊपर से वैदिक रश्मिक थ्योरी का कोई मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है, जो मुझे इस बात के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी में डालता है कि एक थ्योरी विदाउट मैथमेटिकल बेसिस के उसे थ्योरी हम कैसे मान लें, क्योंकि वर्ड्स के साथ आप वर्ड गेम खेल सकते हो जो कि इस थ्योरी या साइंस नहीं है। विदाउट मैथमेटिकल एनालिसिस हम किसी चीज़ के बारे में श्योर नहीं हो सकते। रियली मेरे पास सब शब्द ही नहीं बचे हैं इस चीज़ को बताने के लिए कि कैसे ऐसे थ्योरीज को हम सपोर्ट कर सकते हैं जिनके पास ना मैथमेटिकल बेसिस है। बट एनीवेज क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इस चीज़ को काफ़ी आसानी से एक्सप्लेन करता है। अगर हमारे पास कोई दो पार्टिकल है एंड ये दो पार्टिकल एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो इन दोनों पार्टिकल के बीच किसी न किसी तरह के फोर्स कैरियर का एक्सचेंज जरूर होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के केस में ये फोर्स कैरियर कुछ और नहीं बल्कि वर्चुअल फोटॉन होता है। अट्रैक्शन एंड रिपल्शन दोनों के केस में वर्चुअल फोटॉन का ही एक्सचेंज होता है, बस फर्क मोमेंटम के डायरेक्शन का होता है। मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी डाल दूंगा जिसमें इस चीज़ को काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है एंड वो एक्सप्लेनेशन इस बुक से आता है जो कि इस चीज़ को मैथमेटिकली आगे स्टडी भी करता है। बेसिकली बुक का ये कहना है कि अगर दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो पहला इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को एक वर्चुअल फोटॉन एमिट करेगा। इस वर्चुअल फोटॉन के पास एज यूजुअल कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा जो इस फोटॉन के डायरेक्शन में ही होगा। अब क्योंकि कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अगर हम लगाते हैं तो वर्चुअल फोटॉन के एमिट होने की वजह से, क्योंकि इसके पास कुछ फाइनाइट मोमेंटम है, तो हमारे इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। एंड एज यूजुअल अगर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आपने पढ़ा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमें फोर्स को बताता है। एंड क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है तो हमें ये इस बात को बता रहा है कि यहाँ पर अट्रैक्टिव नहीं बल्कि रिपल्सिव फोर्स है। तो वहीं जब एक इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एक दूसरे के करीब आएंगे तो यहाँ पर जो वर्चुअल फोटॉन एमिट होगा उस पर मोमेंटम उसके मोशन के डायरेक्शन के ऑपोजिट होगा। एंड यूजिंग यूजुअल मैथमेटिक्स आप देख सकते हो कि जिस मोमेंट पे ये फोटॉन एमिट होगा ये उसी मोमेंट पे हमारे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का मोमेंटम पहले के कंपैरिजन में इंक्रीज हो जाएगा। एंड जैसा कि हमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बताता है, अगर मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है तो यानी कि यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट कर रहा है। एनीवेज आई होप इस वीडियो को देखने के बाद कुछ डाउट्स आपके क्लियर हुए हों एंड ये चीज़ आपको समझ में आ गया हो। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
वेल आई कांट प्रॉमिस यू कि ये नेक्स्ट वीडियो कब आने वाला है, बिकॉज अभी मेरा वॉल्यूम 2 का स्टडी चल रहा है एंड जब तक ये पूरा स्टडी कंप्लीट नहीं हो जाता मैं यूट्यूब को वापस से पूरी तरह से रिज्यूम नहीं कर सकता. टिल वी मीट अगेन, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग. जय हिंद.